हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर सेंट्रिक। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन स्टार्ट किया लॉजिक गेट्स। सो उसमें हमने डिस्कशन किया नॉट गेट का। सो इन द नॉट गेट हमने दो तरह के सर्किट अरेंजमेंट की चर्चा की। पहले अरेंजमेंट में हमने देखा कि सर्किट कैन एक्ट एज अ बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, एंड अनदर अरेंजमेंट हमने ऑब्जर्व किया कि दिस सर्किट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व एज ऑब्टेन एज अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। यानी कि नॉट गेट का यूज करके हम ऐसे दो सर्किट्स को डिजाइन कर सकते हैं जिसमें आउटपुट एक होगा स्क्वायर वेव जनरेट करता जाएगा, यानी कि इसमें कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होगी, 1-0 के बीच में ऑसिलेशंस चलता रहेगा। दूसरा सर्किट जिसके अंदर किसी भी एक लॉजिक को स्टेबल किया जा सकता है, लॉजिक 1 को भी हम स्टेबल कर सकते हैं और लॉजिक 0 को भी हम स्टेबल कर सकते हैं। यानी कि एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर इंडिपेंडेंटली दो स्टेबल स्टेट्स प्रेजेंट हैं, ओके, तो उसे हम बोल देते हैं बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। एक और कॉन्सेप्ट होता है मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। डिजिटल लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी अभी कोई नीड हमको नहीं होती है। कुछ क्वेश्चंस यहां पर हैं, सर्किट्स दिए गए हैं और इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सर्किट बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है और कौन सा सर्किट अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है। क्लियर है? ये सर्किट्स आपको दिए गए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो स्क्रीन को पॉज कर दें और इस क्वेश्चन को जल्दी से आप नोट करें और जस्ट ट्राई करें इसको अटेम्प्ट करने का। आपको यहां पर पहला जो सर्किट दिया गया, देखिए फर्स्ट वाला मैं सॉल्व कर रहा हूं। पहला सर्किट जो दिया गया है उसमें पहले यहां पर बफर लगाया, फिर इसके साथ इन्वर्टर यहां पर कनेक्ट कर दिया गया। ओके, तो बफर का काम क्या है? एज यूजुअल हमने डिस्कशन भी किया था लास्ट क्लास में, जो भी इनपुट आप भेजते हैं उसमें सिंपल ये डिले क्रिएट कर सकता है। क्लियर है? यानी कि जो भी आप इनपुट भेजेंगे तो वही आउटपुट पर जनरेट होगा, लेकिन कुछ प्रोपेगेशन डिले के बाद, यानी कि टीपीडी कुछ ये डिले देगा, ये टीपीडी डिले देगा। तो यहां पर तो जो ए भेजा वही ए यहां पर आ जाएगा। क्लियर है? तो अब हमें यहां पर देखना है कि ये सर्किट एक्चुअली क्या है, पहला वाला। चलिए, तो फर्स्ट वाले को मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो फर्स्ट पार्ट में एक बफर है और एक नॉट गेट कनेक्टेड है। पहले आपने ए यहां पर सपोज 0 भेजा, ए 0 भेजा। अब मैं इस नोड पर जो आउटपुट जनरेट हो रहा है उसे मैं सपोज दैट मान के चल रहा हूं कि ये आउटपुट है दोस्तों एक्स। ए जब हमने 0 भेजा तो आफ्टर 1 टीपीडी एक्स इज इक्वल टू 0 जनरेट हुआ, और आफ्टर अनदर टीपीडी वाई इज इक्वल टू 0 का कॉम्प्लीमेंट। बफर क्या करेगा? एज इट इज ट्रांसफर कर देगा। ओके, लेकिन जो नॉट गेट है वो इसे इन्वर्ट कर देगा। x 0 है तो y अब 1 हो जाएगा। अब जो y 1 है वो ऑसिलेट होकर कहां पहुंचेगा? वापस से a पर पहुंच जाएगा, यानी कि अब a इज इक्वल टू 1 हो गया। क्लियर है? तो a इज इक्वल टू 1 हुआ। आफ्टर 1 टीपीडी टाइम यहां पर x की वैल्यू अब 1 हो जाएगी। ओके, और फिर से अगर आप ऑब्जर्व करें आफ्टर 1 टीपीडी अब y की वैल्यू x हमने भेजा यहां पर 1, तो अब ये कॉम्प्लीमेंट करके यानी कि इसको कर देगा 0। अब ये 0 वापस से फीडबैक में मूव करेगा और a को 0 कर देगा। a इज इक्वल टू 0 आफ्टर 1 टीपीडी, यहां पर x अब 0 हो जाएगा, और आफ्टर 1 टीपीडी फिर से y 1 हो जाएगा। क्लियर कट वे में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आउटपुट जो है वो 1-0-0-1 1-0-1-0 में स्विच करता जा रहा है। ओके, हमने एक बार यहां पर ट्रिगर किया होगा ए पर। देखिए, अगर आप पर्टिकुलर लॉजिक ए पर कनेक्ट करके रखेंगे तो डेफिनेटली उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग वाई पर आउटपुट जनरेट होगा। लेकिन जब भी हम अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर हो या बायस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर हो इसकी बात करते हैं तो क्वेश्चन में एग्जाम में आपको मेंशन करके दिया जाएगा कि एक बार इसको ट्रिगर किया और इनपुट को हटा दिया गया। ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको वहां पर आंसर करना रहेगा। तो वाई की वैल्यू हम यहां पर देख पा रहे हैं कि y जो है वो बार बार स्विच कर रहा है। सो दैट मीन्स दिस सर्किट इज अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। समझ में आया होगा सभी को ये? चलिए नोट कर लें इसको, और सेकंड वाले को आप ट्राई करो। स्क्रीन को पॉज कर दो और जल्दी से इसको ट्राई कर लो। चलो देखो, मैं अब सॉल्व कर रहा हूं। अब मैं इधर उधर नहीं लिखूंगा, सीधे यहीं पे लिखूंगा। ठीक है, चलो मैंने सपोज किसको a इज इक्वल टू 0 से ट्रिगर किया। आप लॉजिक 0 से इसको ट्रिगर कर सकते हैं। ट्रिगर करने का मतलब होता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर हमने इनपुट अप्लाई किया और तुरंत इनपुट को हटा दिया। ओके, तो वो ट्रिगर हो गया और इनपुट का अब कोई मतलब नहीं है। अब सीधा जो ऑसिलेट होके आएगा सिग्नल वही स्विच करेगा।
क्लियर? तो 0 से यहां पर क्या जनरेट होगा? 0 ही जनरेट करेगा, बफर है ये 1 कर देगा इसको, ये 1 को फिर से 0 कर देगा। यानी कि जब हमने ए 0 से ट्रिगर किया तो यहां पर जनरेट हुआ 0। दोस्तों 0 वापस से लॉजिक में पहुंचेगा, ए फिर से 0 हो जाएगा, फिर से यहां पर 0, फिर यहां पर 1, फिर यहां पर 0, यानी कि y की वैल्यू अब यहां पर क्या बनी रहेगी? 0 बनी रहेगी। बात समझ में आ गई आपको? चलिए अब मान लीजिए मैं आपको दिमाग में आएगा कि सर कुछ और सिग्नल से ट्रिगर कर लेते हैं इसको। सपोज हमने a = 1 से इसको ट्रिगर कराया होता तो क्या होता साथियों? बोलो क्या होता? a यहां पर 1, तो यहां पर भी 1 बफर से पास हुआ, यहां पर अब 0, यहां पर अब हो गया 1, यानी कि अब y की वैल्यू जनरेट हो रही है 1। अब ये 1 वापस से घूम के यहां पहुंच जाएगा फिर से, तो फिर से a = 1 हो गया, 1 ने बफर से पास करके 1 हो गया, 1 से फिर 0 हो गया, फिर 0 से 1 हो गया। यानी कि आप बोल सकते हैं कि अब यहां पर y = 1 रुका हुआ है। यानी कि किसी एक तरह के ट्रिगर सिग्नल पर लॉजिक 0 को यह मेंटेन करके रख सकता है और दूसरे तरह के ट्रिगर सिग्नल पर लॉजिक 1 को यह मेंटेन करके रख सकता है। यानी कि यह सर्किट है बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। द सेकेंड वन सर्किट इज व्हाट? दिस इज बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। एक छोटी सी बात मुझे और बतानी, ध्यान से सुनना। क्या हम लॉजिक जो y पर जनरेट हो रहा है उसको फॉर वेरी लॉन्ग टाइम होल्ड करके रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। आपने क्या किया? a = 0 पर ट्रिगर किया इसको, आउटपुट y = 0 आ गया। अब ये 0 यहां के यहां से घूमता रहेगा, चक्करगन्नी होता रहेगा, लेकिन हमेशा ही y = 0 पर बना रहेगा। बिल्कुल सही बात है। यानी कि ये y = 0 को होल्ड करने की कैपेबिलिटी रखता है, रोक के रख सकता है। बिल्कुल। अब दूसरी परिस्थिति में हमने देखा कि ये y = 1 को भी होल्ड करके रख सकता है। बात समझ पा रहे हैं? यानी कि y = 1 भी इस पर लॉन्ग टाइम तक बना रह सकता है। हमने क्या किया कि एक t = 0 पर ट्रिगर किया और वही लॉजिक हमने लंबे समय तक होल्ड करके रख पा रहे हैं। यानी कि जो लॉजिक को, डेटा को होल्ड कर सकता है, रोक सकता है, उसे हम बोलते हैं मेमोरी। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दिस बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इज ऑल्सो कॉल्ड बेसिक मेमोरी सर्किट? इसे क्रॉस कपल्ड मेमोरी स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। बेसिक मेमोरी है ये, है ना? दिस इज ऑल्सो व्हाट? बेसिक मेमोरी। समझ पा रहे हैं हम मेमोरी से क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर लॉजिक को, चाहे 0 लॉजिक हो या 1 हो, उसको क्या कर सकता है दोस्तों? होल्ड करके रख सकता है, संभाल के रख सकता है। तो सीधी सी बात है, दिस इज अ मेमोरी। सो दिस कैन एक्ट एज अ बेसिक मेमोरी एलिमेंट। चलिए, कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ टेल मी द आंसर। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? 2 इन्वर्टर यानी कि नॉट गेट को यहां पर लगाया गया, उसके साथ एक और आउटपुट जा रहा है, वो इन्वर्टर से पास ये कर रहे हैं। जस्टिफाई करके देख सकते हैं हम, क्या होगा बताओ जरा। देखो, मान लीजिए आपने किसी भी एक वैल्यू 0 से इसको ट्रिगर कराया, तो यहां से क्या होगा? अब यहां 1 हो जाएगा, फिर यहां पर एक समय के बाद 0 हो जाएगा। क्लियर है? और ये 0 दोस्तों कूद के यहां पहुंच जाएगा और ये बन जाएगा 1। बहुत बढ़िया, 1 बन गया। अच्छा, ये 0 यहां से रोटेट होकर इधर आ जाएगा कि नहीं? बोलो यस और नो। आएगा, बिल्कुल। अब जैसे ही ये 0 यहां से रोटेट होकर आएगा तो फिर यहां पे 0 बन गया, बिल्कुल। ये 0 फिर से यहां पे क्या देगा? बोलो क्या देगा? 1 देगा। मैं अलग से नहीं लिख रहा है ना, यही देखो, 0 यहां पे क्या देगा? 1 देगा। ये 1 फिर से क्या देगा? यहां पर 0 देगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब हमने इसको a = 0 से ट्रिगर किया तो दोस्तों यहां पर 0 अब मेंटेन हो गया है। अच्छा, जब यहां पर 0 रहेगा तो यहां पर भी क्या रहेगा? हमेशा 1 रहेगा। यानी कि इस कंडीशन में तो दोस्तों हम बोल पा रहे हैं कि y = 1 इसने होल्ड कर लिया है। अब जरा हमारा दिमाग घूमता है, चलो हम बोलते हैं कि भाई a = 1 से ट्रिगर करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा देखते हैं। 1 से ट्रिगर किया तो 1 से इन्वर्टर इसको 0 कर देगा, 0 से इसको ये 1 कर देगा और 1 से फिर भाई साहब इसको ये 0 कर देगा। यानी कि अब y = 0 आना शुरू हो गया है। अब जरा ध्यान देना, यहां पर 1 आ गया, ये वापस से कहां पर जाएगा? यहां पर जाएगा, तो फिर से इसको 1 मिलेगा, तो ये 1 इसको 0 कर देगा, फिर से ये 1 कर देगा। मतलब मैं बोल सकता हूं कि इस सिचुएशन में इस पॉइंट पर 1 बना रहेगा। लॉजिक अपने आप रोटेट होता रहेगा, लेकिन यहां पर ये 1 बना रहेगा। अच्छा, यहां पर अगर ये 1 बना रहेगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट यहां पर बना रहेगा। मतलब यहां पर अब y = 0 होल्ड हो गया भाई साहब। y = 0 इसने होल्ड कर लिया, विच मीन्स
clearly I can say there are two values which can be maintained by the output for infinite times. यानी कि if required then it can maintain logic 1 for the infinite time, and if required it can maintain logic 0 for the infinite time, which means this is the circuit which has basic memory. So दोस्तों ये सर्किट भी कैसा है, बाय स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है. ये सर्किट भी कैसा है, बाय स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर. दोबारा नहीं लिखूंगा मैं, है ना. ये भी क्या है, बेसिक मेमोरी है, बाय स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है. स्क्रीन को पॉज करो, फटाफट से इसको नोट करो. चलो फोर्थ वाले की बात कर लेते हैं. अब ये आप लोग बताओ आंसर क्या होगा. कुछ भी अज्यूम करके चल लो, आपको समझना क्या है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है. कॉन्सेप्ट कहता है कि यहां पर बाई अगर उछल कूद करे, मतलब हमने एक ट्रिगर अप्लाई किया, ट्रिगर में कोई चेंज नहीं किया, फिर भी आउटपुट यहां पर 0 1 की कबड्डी खेल रहा है, मतलब इसका अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है और आउटपुट किसी पर्टिकुलर लॉजिक को मेंटेन करके रख सकता है. इसका मतलब है बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है. बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आसानी से रियलाइज कर सकते हैं, तो बहुत ज्यादा इसमें एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. चलो बात करते हैं. A इज इक्वल टू 0 बिकम्स 1, 1 बिकम्स 0, 0 बिकम्स 1, 1 बिकम्स 0, यानी कि Y इज इक्वल टू 0. ध्यान से सुना मेरी बात को. 0 becomes 1, 1 becomes 0, 0 becomes 1, 1 becomes 0, y इक्वल टू 0 आ गया. लेकिन ये चेन थोड़ी बैठेगा, ये यहां का जो टर्मिनल है ये भाई साहब इधर जोड़ दिया गया है, तो उठा के ये सी लॉजिक को यहां ले आएगा. मतलब अब 0 था पहले, ए क्या था पहले 0, अब क्या बन गया, ए 1 बन गया. ओके अच्छा, ए जैसे ही 1 बना अब, तो अब देखो क्या होगा, 1 से इसको ये 0 कर देगा, 0 से इसको ये 1 कर देगा, 1 से इसको ये 0 कर देगा, ये 0 इसको मिलेगा तो ये इसको 1 कर देगा. अब ध्यान से सुनना, हमने ट्रिगर किससे किया था, हमने ट्रिगर किया था लॉजिक 0 से. ओके, कुछ समय के बाद 1 टीपीडी 2 टीपीडी 3 टीपीडी के बाद यहां पर बन गया 1, ये 1 कॉम्प्लीमेंट होके यहां पर 4 टीपीडी के बाद ये बन गया 0. ओके, लेकिन ये 1 यहां से वापस रोटेट होके आया और यहां से ऐसे पास थ्रू हुआ, तो वापस से इसने यहां पर 0 कर दिया, यानी कि यहां पर 1 था फिर से अब 0 हो गया, तो ये ऑब्वियस यहां 0 था, ये अब ये 1 हो जाएगा. ओके, अब देखो ये 0 वापस से फीडबैक में आएगा, तो ये ऊपर वाली सिचुएशन बन गई, 0 से 1, 1 से 0, फिर 1, फिर ये 0, यानी कि y इक्वल टू 0. मतलब आपने a इज इक्वल टू 0 से इसको ट्रिगर किया और आपने देखा कि आउटपुट जो है वो 0 1 0 1 में स्विच कर रहा है, विच मीन्स दिस इज अ अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर. आप इसे a इज इक्वल टू 1 से भी रियलाइज करके देख सकते हैं. a इक्वल टू 1 पे क्या होगा, जो यहां लिखा है येलो वाले से, ये. तो कुल मिला के दोस्तों ये है अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर. अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के जो बहुत सारे नाम हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस करे हैं. इसे क्लॉक जनरेटर बोलते हैं, इसे रिंग ऑसिलेटर बोलते हैं, इसे फ्री रनिंग सर्किट बोलते हैं, फ्री रनिंग ऑसिलेटर से बोलते हैं, स्क्वायर वेव जनरेटर से बोलते हैं. क्लियर है. तो ये नाम की चर्चा मैं लास्ट क्लास में कर चुका हूं, तो उसको नोट कर लें. आप स्क्रीन को पॉज करते हैं, फटाफट से उसको नोट कर लें. लिखा आपने, लिख लिया होगा. चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं. दैट्स अ लिटिल बिट इंटरेस्टिंग वन. So just read this question. In the ring oscillator shown in the figure, propagation delay of each inverter is 100 picosecond. हर एक इन्वर्टर का प्रोपेगेशन डिले है दोस्तों 100 पिकोसेकंड का. ओके, देन आउटपुट स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी इज, आपसे पूछा गया है कि जो आउटपुट यहां y पर जनरेट होगा, लिख दो चाहो तो यहां आउटपुट इस नोड से हम ऑब्टेन कर रहे हैं. सो व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट स्क्वायर वेव, दिस इज अ क्वेश्चन. यानी कि आपको रिंग ऑसिलेटर दिया गया है. एक हम इस पूरे डिस्कशन से एक थोड़ा सा, हालांकि ये बहुत रिलेवेंट नहीं होता, समटाइम हमें कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन फिर भी हम एक चीज समझ सकते हैं कि जब यहां पर फीडबैक में ऑड नंबर ऑफ इन्वर्टर्स कनेक्टेड होते हैं, 1 2 3, कितने लगे 3, यहां पर कितने लगे फीडबैक में, एक इन्वर्टर लगा हुआ है ना. तो जब भी फीडबैक में ऑड नंबर ऑफ इन्वर्टर्स, यानी कि जितना सेक्शन रोटेट हो रहा है वहां पर ऑड नंबर ऑफ इन्वर्टर्स अगर होंगे, तो हर बार लॉजिक स्विच करेगा, करना भी चाहिए. 0 से 1 हो जाएगा, 1 से 0 हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में जनरली अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बनता है. और जब फीडबैक में या हम ऐसे बोलें क्लोज लूप में जब भी इवन नंबर ऑफ इन्वर्टर्स प्रेजेंट होंगे, तो उस कंडीशन में वो बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बनता है. जैसे ये वाला सिचुएशन हो गया, ये वाला हो गया, यहां पर 2 है इन्वर्टर, यहां पर भी 2 इन्वर्टर हैं. ओके, एक समझने के लिए, एक थोड़ा सा क्विक आंसर को करने के लिए. ठीक है, तो अब जरा क्वेश्चन पे आते हैं वापस. तो यहां पर बेसिकली 5 इन्वर्टर लगाए हुए हैं, 1 2 3 4 5 इन्वर्टर्स आर देयर. सो ऑब्वियसली ये सर्किट कैसा होगा,
अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर ही होगा, हालांकि इन्होंने मेंशन किया है स्टेटमेंट में, फिर भी ये अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर ही है। चलिए तो बात कर लेते हैं, इसके सॉल्यूशन की डिस्कशन करते हैं। ध्यान दीजिए आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि आउटपुट स्क्वायर वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो अगर हम यहां पर आउटपुट स्क्वायर वेव किस तरह से जनरेट होगी ये लिख लें तो आसानी से हम फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं। अच्छा, हर एक इन्वर्टर की इन्होंने प्रोपगेशन डिले आपको दी है, बोला है कि इसका 100 पिको सेकेंड है, इसका भी 100 पिको सेकेंड है, 100 पिको सेकेंड इसका है, 100 पिको सेकेंड, 100 पिको सेकेंड। ओके, तो मान लीजिए आपने a इज इक्वल टू 0 यहां से भेजा, तो 100 पिको सेकेंड के बाद ये 1 हो गया, फिर ये 0 हो गया, फिर ये 1 हो गया, फिर ये 0 हो गया, फिर ये 1 हो गया, यानी कि y इज इक्वल टू 1 यहां पर जनरेट हो गया। अब ये y इज इक्वल टू 1 वापस से यहां पर आएगा दोस्तों। ओके, तो अब यहां पर a 1 कर देगा ये, तो a 1 से फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, अब y इक्वल टू हो गया 0। तो इस तरह से जो y की वैल्यू 0 से 1, 1 से 0 जो स्विच कर रही है, उस स्क्वायर वेव का आपको फ्रीक्वेंसी यहां पर पूछा गया है। ये क्वेश्चन है आसानी से समझ सकते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखिए स्क्वायर वेव ये जनरेट हो रही है, वो कुछ इस तरह से होगी, मैं सीधा लिख देता हूं आपके लिए। चलो देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें यहां से कि जो a इज इक्वल टू 0 हमने दिया उससे 1 जनरेट हो गया। अच्छा, ये 1 कब तक मेंटेन रहेगा? 1 TPD, 2 TPD, 3 TPD, 4 TPD, 5 TPD, जब तक ये सिग्नल वापस, जैसे यहां पर जो 1 जनरेट हुआ है ये वापस इधर आएगा और फिर ये पहुंचते पहुंचते इसको 0 जब तक नहीं करेगा तब तक ये 1 मेंटेन रहेगा। बिल्कुल सही बात है, यानी कि फॉर द नेक्स्ट 5 TPD दिस आउटपुट विल मेंटेन फॉर द लॉजिक 1, यानी कि 1 यहां पर कितना कब तक मेंटेन रहेगा? 5 TPD तक मेंटेन रहेगा। और जैसे ये 0 हुआ तो वापस से यहां पर वही होगा, तो पहले नॉट गेट से पास होगा, फिर दूसरे से पास होगा, तीसरे से, चौथे से, पांचवें से, तो फिर फॉर द नेक्स्ट 5 TPD ये लॉजिक 0 पर बना रहेगा। उसके बाद स्विच करेगा लॉजिक 1 पर, फॉर द नेक्स्ट 5 TPD ये लॉजिक 1 पर बना रहेगा, फिर से वापस से ये 0 पर हो जाएगा। यानी कि यहां पर जो आउटपुट है वो किसी लॉजिक को 5 TPD तक होल्ड करेगा, विच मीन्स वी कैन से कि जो आउटपुट स्क्वायर वेव जनरेट हो रही है y, उसका टाइम पीरियड है, यानी कि इसको जो एक साइकिल रिपीट होने का जो टाइम पीरियड है वो है 10 TPD, 10 TPD। ओके, तो ये हो गया। और एक लॉजिक गेट का प्रोपगेशन डिले कितना दिया गया आपको? 100, तो कैपिटल T की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 100 इंटू 100 पिको सेकेंड, मीन्स पिको मीन्स होता है 10⁻12। ओके, तो T इज इक्वल टू हो गया यहां से कितना हो गया? 10⁻4, आई थिंक इट इज हाउ मच इट विल बी 10 to the power, did I make any kind of mistake here? No, देखिए this is not 100, this is 10, I'm sorry, 10 into this is ना, okay, so here it should be 10, तो 10 into 100 यानी कि 1000 into 10⁻12, so this is 10⁻9 सेकेंड। एक फॉर्मूला हमें पता है, आउटपुट स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, सो स्मॉल f इज इक्वल टू 1/10 to the power -9 पर सेकेंड। इससे हम लिख सकते हैं 1 गीगाहर्ट्ज, गीगा मीन्स 10 to the power 9, गीगा होता है 10 to the power 9, तो 1 गीगाहर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट स्क्वायर वेव। अब जो फॉर्मूला हमने डिस्कशन किया था ना, उससे भी हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। देखो यहां पर हम बोलते थे कि नंबर ऑफ इन्वर्टर या नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स इन द फीडबैक, कितने हैं नंबर ऑफ लॉजिक गेट? 5, तो 2 into 5 into TPD, सिंपल। तो डायरेक्टली आप फॉर्मूले से भी इसको सॉल्व कर सकते थे डेफिनेटली। पहले इसको नोट कर लो, इसके सॉल्यूशन को पहले नोट करो, लिखा आपने। चलिए तो हम डायरेक्टली इसको फॉर्मूले से कैसे करेंगे, लेट मी शो यू। फॉर्मूला था कैपिटल T इज इक्वल टू 2n TPD, वेयर n इज द नंबर ऑफ गेट्स इन फीडबैक। तो फीडबैक में यहां पर नंबर ऑफ गेट कितने हैं? 5, तो n इज इक्वल टू हो गया 5, तो कैपिटल T इज इक्वल टू 2 into 5 into TPD। तो उससे भी आंसर निकालते तो बिल्कुल सेम आंसर यहां पर ऑब्टेन होता। क्लियर है सभी को? चलिए अब मान लीजिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज करके आपसे पूछूं। सपोज दैट
अगर मैं यहां पर मेंशन कर दूं कि फॉर एवरी इन्वर्टर, इफ द टाइम पीरियड इज या प्रोपगेशन डिले इज डिफरेंट, सपोज दैट मैं आपसे बोलूं कि इसका प्रोपगेशन डिले है 10 पिकोसेकंड का, इसका प्रोपगेशन डिले है 20 पिकोसेकंड का। ऑब्वियसली मटेरियल की वजह से अंतर आ सकता है, इन्वर्टर में भी अलग अलग प्रोपगेशन डिले के बन सकते हैं। तो हमने बोला कि ये है 10 पिकोसेकंड प्रोपगेशन डिले, ये है 20, ये 30, 40, 50, इस तरह से अगर इनके प्रोपगेशन डिले हैं। चलो मैं इसको एग्जांपल के तौर पर लिखाता हूं। लिखो इन द अबव क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके पास लिखा है ऑलरेडी, लिखे इन द अबव क्वेश्चन, इन द अबव प्रॉब्लम, इफ TPD of 1 is equal to 10 picosecond, TPD of 2 is equal to 20 picosecond, TPD of 3 is equal to 30 picosecond, okay, TPD of 4 is equal to 40 picosecond, okay। अगर मान लीजिए इस तरह से दिया जाता, एंड TPD of 5 is equal to, ये कितना हो गया 60 100, okay, 50 picosecond, then find output square wave frequency। चलो स्क्रीन को पॉज करो, फटाफट से इसको आंसर निकालो। पहले इसको नोट कर लो आप, TPD 1 2 3। मान लीजिए सभी का प्रोपगेशन डिले अलग अलग होता तो क्या होता, देखिए फिर हम जो फॉर्मूला यहां पर यूज कर रहे थे ना डायरेक्टली 2 × n TPD, वो फिर काम नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर TPD इज डिफरेंट फॉर एवरी इन्वर्टर, सो दैट आवर आंसर विल बी डिफरेंट। बिकॉज अब यहां पर कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, इसका टाइम प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, इंडिविजुअली हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, उतने समय तक यहां पर सिग्नल होल्ड करेगा। बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि यहां पर जो स्क्वायर वेव जनरेट होगा उसकी ड्यूटी साइकिल चेंज हो जाएगी, कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि हर बार इन्वर्टर को उतना ही समय लगेगा अपने आउटपुट को चेंज करने में। ध्यान दीजिए, यहां पर 10 पिकोसेकंड, फिर 20, 30, 40, 50, तो अल्टीमेट यहां पर जो आउटपुट जनरेट होगा वो कितने समय के बाद जनरेट होगा, इन सभी के एडिशन के बाद। यानी कि अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा, देखो, यानी कि y इज इक्वल टू सपोज 0 था, अब इससे 1 होगा कितनी देर में, कितनी देर में होगा, 10 + 20 + 30 + 40 + 50, इतने पिको सेकंड के बाद ये आउटपुट स्विच कर जाएगा। अच्छा, y इज इक्वल टू 1 से फिर 0 कब होगा, वंस अगेन वही 10 + 20 + 30 + 40 + 50, फॉर एवरी टाइम आउटपुट जो है वो स्विच होगा इतने समय के बाद। कितना हो रहा है, 10 + 20 30 60 100 एंड 150, यानी कि एवरी 150 पिको सेकंड में आउटपुट 0 से 1 1 से 0 चलता रहेगा। यानी कि एक लॉजिक 150 पिको सेकंड तक रहने वाला है, विच मीन्स कैपिटल T इज इक्वल टू हियर 300 पिको सेकंड। सो कैपिटल T आ जाएगा यहां से आपके पास 300 पिको सेकंड। सो इजिली आई कैन कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी 1/300 पिको सेकेंड। ओके, सो f इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा सिंपल, स्मॉल f इज इक्वल टू कितना आएगा, स्मॉल f इज इक्वल टू 1/3 और ये हो गया 10⁻⁻12, पिको मीन्स 10⁻12 इंटू 100, 10⁻10 ऊपर गया 10⁻10, 10 इंटू 10⁻9, सो दिस इज 3.33 GHz। दिस विल बी द आंसर। तो आपको अगर कॉन्सेप्चुअली ये चीज समझ में आती है, देन इजीली हम इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस को डिजाइन कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, चलिए ये नोटिस किया आपने। अब अगर मान लीजिए मैंने अभी यहां पर आउटपुट इस टर्मिनल से ऑब्टेन किया, ठीक है, अब इसी सर्किट को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं आपके लिए। कैसे, देखो जरा, मान लीजिए मैं सर्किट को आपको कंस्ट्रक्ट करके दूं इस तरह से, लाइक दिस। ये पहला इन्वर्टर हमने लगाया, फिर दूसरा इन्वर्टर हमने लगाया, फिर तीसरा इन्वर्टर हमने लगाया, फोर्थ वन, फिफ्थ वन। ओके, इस तरह से इन्वर्टर हमने कनेक्ट किया। ओके, और अगर मान लीजिए मैं यहां पर ऐसे हमने फीडबैक को ऐसे कनेक्ट किया एज यूजुअल, लेकिन आउटपुट अगर मैं, ध्यान देना, आउटपुट हमने यहां पर किस नोड से ऑब्टेन किया, यहां पर इस नोड से ऑब्टेन किया। इस नोड की बजाय अगर मैं आपसे बोलूं कि आउटपुट हम ऐसा करते हैं, आउटपुट यहां से लेते हैं, दिस टाइम क्या अंतर आएगा,
वही है ना, टीपीडी हर एक के लिए मैंने सपोज पहला वाला केस ले लिया, 100 पिको सेकेंड है, ट्रिगर मैं यहां से कर रहा हूं, सपोज किसी भी लॉजिक से कर दो, है ना, A01 से, तो 100 पिको सेकेंड है propagation delay for each and every inverter, and output I am taking from that node. So this time output square wave frequency will change or not. स्क्रीन को पॉज करो, सोच के बताना कि आउटपुट स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी यहां पर मॉडिफाई होगी या वही रहेगी. इट हैज टू रिमेन सेम, क्योंकि आप ध्यान दो हर बार लॉजिक को उतना ही सफर तय करना पड़ेगा. देखो यहां से लॉजिक चला तो यहां से हमने बोला कि भाई 0 से 1 हो गया, 1 से 0 हो गया, 0 से फिर 1 हो गया, 1 से फिर 0 हो गया, 0 से फिर 1 हो गया. आप देखो अभी आपको ऐसा जरूर लग रहा हो कि यहां से ये तुरंत पहुंच गया y पर, लेकिन भाई साहब जब y से ये लौट के आएगा तो इट हैज टू पास थ्रू 1 2 3 4 5. तो हर बार y के पास जो आउटपुट पहुंचने वाला है, a तो एक बार का ट्रिगर है ना, एक बार आपने ट्रिगर किया फिर a का कोई रोल नहीं है, a तो यहां पर नहीं भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हटा दिया हमने, a है ही नहीं मान के चलो. तो a जब नहीं है तो क्या होगा, हर बार जो लॉजिक आएगा y के पास उसे 5 इन्वर्टर से पास होके आना पड़ेगा. मतलब जो सिचुएशन पहले वाले क्वेश्चन में थी कि 5 इन्वर्टर से पास होकर लॉजिक पहुंच रहा था आउटपुट y के पास, वही सिचुएशन यहां पर भी रिटेन रहेगी. मतलब बिल्कुल भी आप कंफ्यूज ना हो कि एग्जामिनर आपको लिख के दे कि आउटपुट मान लीजिए कि इस तरह से दूसरे नंबर से ले लिया, तीसरे नंबर से ले लिया, तो क्या आउटपुट वहां पर जनरेट होगा, विल रिमेन्स एज इट इज. क्लियर सभी को. चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लो, है ना. तो यहां से भी अगर आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं तो यहां पर भी दोस्तों फ्रीक्वेंसी जो आएगी 1 गीगाहर्ट्ज ही आएगी. ठीक है, टाइम जो आएगा 10⁻⁹ सेकंड ही आएगा, डोंट वरी, 1 पिको सेकंड का ही इसका टाइम पीरियड आएगा. ये आंसर है इसके. कंफ्यूज ना हो, आपको क्वेश्चन जब भी इस तरह से दिया जाए तो कोई जरूरत नहीं है डरने की. चलिए अब बात कर लेते हैं एक और क्वेश्चन. चलो सिंपल सा एक एग्जांपल और कराता हूं आपको. देखिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए मैं एक इस तरह से एक नॉट गेट मैंने यहां कनेक्ट किया ऐसे, ये थोड़ा सा रफ बन रहा है, डोंट वरी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखिए मान लीजिए मैंने इस तरह से कनेक्ट किया, एक इन्वर्टर मैंने यहां पर कनेक्ट कर दिया, और मैंने आपको बोला कि ये इसका टाइम पीरियड है, या सॉरी प्रोपेगेशन डिले है 1 नैनोसेकंड का, और इसका भी प्रोपेगेशन डिले है 1 नैनोसेकंड का. यहां पर हम y ले रहे हैं और यहां पर कोई भी एक टर्मिनल है जहां से हम ट्रिगर कर रहे हैं. सपोज व्हाट काइंड ऑफ सर्किट इज दिस? इज दिस अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर और दिस इज बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर? व्हाट इट इज, क्या है ये? बेसिकली अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है या बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है? तो दोस्तों क्लियरली आप बोल सकते हैं दिस इज अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, क्योंकि देखो यहां पर जो आउटपुट है, हालांकि ऐसा हमने बिल्कुल सिमिलर सॉल्व किया भी था, है ना, आइडेंटिफाई करने वाला. देखो यहां पर जो आउटपुट है वो बार बार चेंज होगा, 0 से 1, 1 से 0 होगा, तो डेफिनेटली यहां पर भी चेंज होगा. हालांकि यहां पर इन्वर्टेड आएगा बट चेंज तो होगा. क्लियर है, यानी कि ये सर्किट तो अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है. अब हमें निकालना है इसका टाइम पीरियड. क्या आएगा? टाइम पीरियड ऑफ आउटपुट स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी. ध्यान देना, अब जैसे मान लीजिए मैंने a = 0 यहां पर ट्रिगर किया और हटा दिया, जो इनपुट सिग्नल जहां से हमने ट्रिगर किया उसको रिमूव कर दिया, तो क्या होगा देखना. अब ये 1 नैनोसेकंड के बाद इसको 1 कर देगा, यानी कि a = 0, यहां पर मैंने बोल दिया कि ये x है. ठीक है, 1 नैनोसेकंड के बाद x = यहां पर 1 हो जाएगा, और उसके भी एक और नैनोसेकंड के बाद आफ्टर 1 नैनोसेकंड यहां पर y अब हो जाएगा 0. ओके, क्लियर है सभी को ये? अब डेफिनेटली जो x है वो वापस से यहां पर आएगा, यानी कि a = अब ये 1 कर देगा वापस, तो ये 1 नैनोसेकंड में ये क्या कर देगा, इसको स्विच कर देगा. अगेन यहां पर ये स्विच कर देगा, यानी कि x = 0 यहां पर कर देगा इसको, और जैसे ही x = 0 होगा तो y यहां पर फिर से क्या कर देगा इसको, y = 1 हो जाएगा. अब मान लीजिए मैं आपसे पूछ रहा हूं यहां पर कि टाइम पीरियड इसका क्या होगा. अब शुरुआत में मैंने इस क्वेश्चन को देखते हैं हम तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि आउटपुट एक्चुअली किस तरह से यहां पर जनरेट होगा. ध्यान देना जरा, आपने a = 0 अप्लाई किया t = 0 पर, तो फर्स्ट नैनोसेकंड में x यहां पर हो गया 1 फ्रॉम द वेरी फर्स्ट नैनोसेकंड. ओके, अब जरा मैं x और y को ही समझूं. देखो यहां पर तो इसका ये काम है, यहां पर ये रोटेट करके इसको भेजता रहेगा, है ना. तो आप एक चीज देखिएगा कि यहां पर जो भी x है उसके अगले 1 नैनोसेकंड के बाद वहां पर y हो जाएगा. क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो x की वेवफॉर्म आएगी
वही वेवफॉर्म आएगी y की, सिर्फ अंतर इतना होगा कि वो x की वेवफॉर्म 1 नैनो सेकंड से शिफ्ट हो जाएगी। मतलब जो x की वैल्यू यहां पर जनरेट हो रही है वही y की वैल्यू आएगी, बस अंतर क्या होगा कि वो 1 नैनो सेकंड से डिले हो जाएगा, 1 नैनो सेकंड से डिले होगा और उसका अपोजिट वो जनरेट करेगा। तो उससे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है कि x 0 है तो y 1 आएगा, x 1 है तो y 0 आएगा। क्लियर? देखो जरा, अब मैं यहां पर आपके लिए x की वेवफॉर्म ड्रॉ करके दिखाता हूं विद रिस्पेक्ट टू a। सपोज कि ये a है, ये a है सपोज। अब a को हमने एक बार ट्रिगर किया और यहां पर छोड़ दिया है ना। अब हम देख रहे हैं किसको, y को और x को। तो अगर आप x को नोटिस करें और y को नोटिस करें, देखिए मान लीजिए ये मैंने कंसीडर किया फॉर द x, दिस इज फॉर y। ओके, चलिए ये हमने कंसीडर किया फॉर x एंड दिस इज फॉर y। x की वैल्यू कैसे जनरेट होगी? देखो, आफ्टर 1 नैनो सेकेंड x 1010 चलता रहेगा। मतलब कहने का यह है कि जो x की वैल्यू है वो a0 पर, आपने t इज इक्वल टू 0 पर a को 0 किया तो नेक्स्ट जैसे ही 1 नैनो सेकेंड होगा तो x 1 हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू यहां से हम ऐसे वेवफॉर्म आएगी कुछ, देखिए ये 1, फिर ये 0, फिर ये 1, फिर ये 0, फिर ये 1, फिर ये 0, इस तरह से चलेगा x की वेवफॉर्म। आफ्टर एवरी 1 नैनो सेकेंड क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक जो x की वैल्यू है वो 1 0 1 0 1 0 चलती रहेगी। जो x की वैल्यू है उसके 1 नैनो सेकेंड के अंतर के बाद y की वैल्यू उसका कॉम्प्लीमेंट जनरेट कर देगी। मतलब देखो ध्यान दो, यहां पर सॉरी देखिए यहां पर देखिए यहां पर अगर हम x की वैल्यू को आप नोटिस करें तो देखिए यहां पर 1 है। अब ये जो 1 है उसका कॉम्प्लीमेंट y को कब मिलेगा? 1 नैनो सेकेंड के बाद। ये मिल गया यहां पर। अब जैसे ये जो 0 है इसका कॉम्प्लीमेंट, यहां पर ये 1 है, इसका कॉम्प्लीमेंट y को कब मिलेगा? आफ्टर 1 नैनो सेकेंड। तो अगर आप y की वेवफॉर्म को ऑब्जर्व करें, ये 1 है, इसका कॉम्प्लीमेंट कब मिलेगा y को? y पे क्या जनरेट हो रहा है? x का कॉम्प्लीमेंट जनरेट हो रहा है। x 1 है तो 0, 0 है तो 1, लेकिन आफ्टर 1 नैनो सेकेंड, आफ्टर 1 नैनो सेकेंड। इसमें कॉमन सा कंफ्यूजन क्या होता है? देखिए इसका पहले यहां पे 0 रहा होगा तो ये बन गया। कॉमन सा कंफ्यूजन क्या होता है? हमें लगता है कि ये जो y जनरेट होगा वो 1 नैनो सेकेंड प्लस 1 नैनो सेकेंड के बाद लॉजिक को स्विच करेगा। मतलब हमें वेरी फर्स्ट टाइम जो क्लिक करता है दिमाग में वो ये क्लिक करता है कि 2 नैनो सेकेंड के बाद लॉजिक स्विच होगा, यानी कि t इज इक्वल टू 4 नैनो सेकेंड इज द आंसर ऑफ टाइम पीरियड। लेकिन ध्यान दीजिएगा वो गलत आंसर आ रहा है। गलती हम कहां कर रहे हैं वो समझो। आप x को ऑब्जर्व करिएगा तो x की जो वेवफॉर्म आ रही है उसकी 1 नैनो सेकेंड की शिफ्टेड वेवफॉर्म इन्वर्टेड जनरेट करेगा y। बस इतना सा अंतर है। क्योंकि देखो जो लॉजिक रोटेट जहां पर हो रहा है वो रोटेशन का जो लॉजिक है वो इंपॉर्टेंट है, वो टाइम पीरियड को डिसाइड करेगा। मान लीजिए मैं अगर यहां पर 1 नॉट गेट की जगह 3 नॉट गेट लगा दूं तो वो जो 3 नैनो सेकेंड होंगे सिग्नल को प्रोपेगेट होने के, वो डिसाइड करेंगे आउटपुट स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी को। ये नहीं करता, ये तो कुछ नहीं करेगा। ये इसका काम क्या है कि जो भी एक्स पर आ रहा है उसको कॉम्प्लीमेंट करके उतना धकेल दो राइट साइड, बस। ये वेवफॉर्म की फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है, ये वाला जो फीडबैक से बाहर है। क्योंकि जो ऑसिलेशन में है वही तो फ्रीक्वेंसी को बदलने के लिए जिम्मेदार है। लॉजिक 1 से 0, 0 से 1 लाने के लिए कौन जिम्मेदार है? ये वाला। इसी में तो रोटेशन चल रहा है लॉजिक का। ये तो कुछ नहीं कर रहा है, ये तो जो आ रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट जनरेट कर रहा है कुछ समय के बाद। सिंपल। तो जो भी आएगा उसको चेंज कर देगा ये। क्लियर है? चलिए मैं इसी से एक और क्वेश्चन आपको बनाता हूं। तो कैपिटल टी का आंसर निकाल लेते हैं पहले। क्या आएगा बोलो? कैपिटल टी इज इक्वल टू यहां पर आएगा, व्हाट विल बी द आंसर फॉर कैपिटल टी? 1 नैनो सेकेंड इसका टाइम पीरियड है। तो दोस्तों एक्स का जो टाइम पीरियड है, सॉरी 1 नैनो सेकेंड नहीं, 1 नैनो सेकेंड तक तो ये लॉजिक बना हुआ है ना। तो जो इसका टाइम पीरियड है 2 नैनो सेकेंड, वही टाइम पीरियड आएगा आउटपुट y का भी। बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। आई विल गिव यू द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन एंड आप सॉल्व करें, रियलाइज करें, यू विल फील इट। ओके, देखो मान लीजिए मैं ये क्वेश्चन पूछूं आपसे। इन दिस क्वेश्चन आउटपुट स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी आपको बतानी है। चलो मान लीजिए मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, ये क्या है? ये y यहां पर हम ले रहे हैं, यहां पर a भेज रहे हैं, यहां पर x है,
इसका प्रोपगेशन डिले 1 नैनो सेकेंड है, इसका 1 नैनो सेकेंड है, इसका 1 नैनो सेकेंड है, इसका भी 1 नैनो सेकेंड है, ठीक है, इसका भी क्या है 1 नैनो सेकेंड है। थोड़ा सा मैं रफ लिख रहा हूं जस्ट टू अंडरस्टैंड इट। देखिए इसका टाइम पीरियड बताओ कितना आएगा, मैं आंसर बता देता हूं कितना आएगा। देखो किस पर डिपेंड करेगा, ये डिसाइड करेंगे तीनों। इसमें जितने समय के बाद यहां लॉजिक एक्स का वेवफॉर्म अगर हमने लिख लिया है तो एक्स के वेवफॉर्म में और वाई के वेवफॉर्म में एक सिंपल सा रिलेशन है कि जो भी एक्स की वैल्यू, जैसे मान लीजिए एक्स की वैल्यू 0 आई तो वाई 1 नैनो सेकेंड के बाद जनरेट करेगा 1। एक्स की वैल्यू 1 आई तो वाई 1 नैनो सेकेंड के बाद जनरेट कर देगा 0। तो हम जो भी एक्स की वैल्यू जनरेट कर रहे हैं उसका 1 नैनो सेकेंड के बाद कॉम्प्लीमेंट वाई जनरेट कर रहा है। मतलब फ्रीक्वेंसी जिस तरह से एक्स की वैल्यू चेंज होगी उसी फ्रीक्वेंसी से वाई की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि ये फिक्स है हमेशा। इसका काम क्या है, सिर्फ डिले क्रिएट करना। तो यहां पर 3 नैनो सेकंड के बाद एक्स चेंज होगा, एक्स का हर बार वैल्यू कब चेंज होगा 3 नैनो सेकंड के बाद, यानी कि टाइम पीरियड होगा इसका 6 नैनो सेकंड। कंफ्यूज ना हो, इसको रियलाइज करें अपने लेवल पर। ओके, सो आंसर मैंने आपको बता दिया है, अप्रोच मैंने क्लियर कर दी है। डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस नॉट गेट। This inverter is simply to create delay. This inverter cannot decide the output frequency. The frequency will be decided by the oscillation. जहां लॉजिक का ऑसिलेशन चल रहा है वो डिसाइड करेगा फ्रीक्वेंसी को। क्लियर है? चलिए, सो नेक्स्ट क्लास में फर्दर डिस्कशन वी विल कंटिन्यू। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। थैंक यू।